नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 3 में क्या बताया गया है कि परिसीमा काल की संगणना किस तरीके से की जाएगी। और भाग 3 जो हमारा है सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 24 तक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 12 की, धारा 12। तो विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन, कि यदि कोई विधिक कार्यवाही की जा रही है तो उस समय को कम कर दिया जाएगा परिसीमा काल काउंट करने में। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो हम लोग देखेंगे। जैसे कोई भी वाद है, अपील है या आवेदन है, उसमें परिसीमा काल में उस दिन को अपवर्जित कर दिया जाएगा जिस दिन की वह वाद दायर किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, अपील या आवेदन के लिए जो अपील या पुनरीक्षण या फिर निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए वह दिन भी कम कर दिया जाएगा जिसको कि ऐसा निर्णय सुनाया गया है, जो बात का निर्णय सुनाया गया है उस दिन को भी इस परिसीमा काल की संगणना से कम कर दिया जाएगा या अपवर्जित कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिक्री या आदेश की अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जहाँ पे करना है हमारे लिए। तो उस इन 3 मैटर में डिक्री, आदेश की अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन करना है, तो वहाँ पे जो आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में जो भी हमें समय लगेगा उस समय सीमा को भी परिसीमा काल काउंट करने से कम कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, कोई भी पंचायत है, पंचायत को अपास्त कराने के लिए पंचायत को हम लोग जब अपास्त कराएंगे तो उसकी भी जो प्रतिलिपि रहेगी आदेश की, उसको प्राप्त करने में जो समय लगेगा उसको भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 12 में सिर्फ हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 13 की। आकिंचन के रूप में बादलाने या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया, उसमें समय का अपवर्जन। तो उसमें उस समय को ही अपवर्जित कर दिया जाएगा कि जो कि सद्भावपूर्वक अभियोजित करता है। मतलब इसमें आप सिंपल सा याद रखें कि जितने समय के दौरान आवेदक उस इजाज़त की अनुमति लेने के लिए अपना सद्भावपूर्वक समय व्यतीत करता है या जो भी उसको सद्भावपूर्वक समय लगता है, उस समय को आकिंचन की दशा में परिसीमा काल में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 14 की। बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में यदि सद्भावपूर्वक कोई भी कार्यवाही की गई है वादी के द्वारा, तो वहाँ पे भी उस समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा जितना कि समय उस कार्यवाही में लगा होगा। तो ये सिंपल सा पॉइंट है। इसमें कुछ ज़्यादा 2-3 पॉइंट है लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। कोई भी सिविल मैटर में जो भी समय लगता है हमारा, और हम लोगों को चूँकि नॉलेज नहीं है कि यह बात हमें इस अधिकारिता वाले क्षेत्र में लगाना है, तो उसमें जो भी समय लगेगा उसको भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 15 की। तो सेक्शन 15 में क्या है, कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। कुछ अन्य मामले कौन कौन से हैं, जैसे कि बात की संस्थिति या डिक्री का निष्पादन किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया है। कोई भी डिक्री है या कोई भी वाद है, तो कोई आदेश निकाला गया है और उसको रोक दिया गया है, तब उस व्यादेश को जिस दिन निकाला गया है तथा उस व्यादेश का जिस दिन तक प्रभाव रहा है और उसको जब तक वापस नहीं लिया गया है, 3 समय, जिस दिन व्यादेश निकाला गया है, जब तक वह बना रहा है और जब तक वह अपास्त नहीं किया गया है, उस समय सीमा को भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो यह आप लोग याद रखें, सेक्शन 15 है। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी बात को यदि कोई किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है किसी बात को दाखिल करने के लिए, तो उसकी अनुमति प्राप्त करने में जो भी समय लगता है उस समय को भी अपवर्जित कर दिया जाएगा, उसको भी परिसीमा काल में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 16 की। वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तब उस दशा में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वादी के अधिकारों की, कि परिसीमा काल की संगणना उस समय से की जाएगी जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि, जो व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका विधिक प्रतिनिधि आवेदन या वाद लाने के लिए समर्थ हो जाए। नॉर्मल सी बात है कि कोई व्यक्ति यदि ख़त्म हो गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, विधिक प्रतिनिधि जो भी है, यदि वह वाद लाने के लिए सक्षम नहीं है, उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है या फिर किसी निर्योग्यता से ग्रस्त है, तो जब तक वह कैपेबल नहीं हो जाता है, सक्षम नहीं हो जाता है, तब तक उसको
बात को दायर नहीं कर सकते हैं और वह समय उसको मिल जाएगा बात दायर करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रतिवादी की, या जिसके विरुद्ध बात दायर करना है। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे भी सेम स्थिति रहेगी कि जो भी विधिक प्रतिनिधि है जिसके भी विरुद्ध वाद लाना है उसको भी हम लोग देखेंगे कि वह किसी निरयोग्यता से ग्रस्त ना हो या फिर माइनर ना हो। ऐसे 1-2 पॉइंट रहेंगे केवल। तो यह आप लोगों को याद रखना है कि मृत्यु का प्रभाव सेक्शन 16 है, सिंपल सा। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट जो है कि उपधारा 1 और 2 वादी के लिए और प्रतिवादी के लिए जो भी नियम है यह सूफा अधिकारों पे लागू नहीं किए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 17 की। इसमें याद रखना है कपट या भूल का प्रभाव। तो जो भी परिसीमा काल बहत है, जो भी परिसीमा काल दिया गया है किसी बात के लिए, तो इसमें हम लोग सिंपल सा याद रखेंगे कि यदि कोई भी कपट या भूल जानबूझकर यदि की गई है तो उसको काउंट किया जाएगा, और यदि जानबूझ के नहीं की गई है, धोखे से ही हुई है वो भूल या कोई कपट जिसका कि वादी या प्रतिवादी को नॉलेज नहीं है, तो उस समय सीमा को भी इससे अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो यह कपट या भूल का प्रभाव हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 18 की, लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव। कि कोई लिखित अभिस्वीकृति है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो बहत काल के अवसान के पहले संपत्ति के अधिकार या दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई, तब इस दशा में जिस समय वह हस्ताक्षरित की गई थी एक नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। कि जिस डेट को वह लिखित अभिस्वीकृति दी गई है उस डेट से एक नया परिसीमा काल काउंट किया जाएगा, संगणित किया जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि बिना तारीख का लेख है। यदि किसी दस्तावेज पे या जो भी लिखित स्वीकृति का दस्तावेज है उस पर कोई डेट नहीं डली है तो इसको इंडियन एविडेंस 1872 के अंतर्गत साक्ष्य, जो भी एविडेंस है, ये जो भी दस्तावेज है इसको एज अ एविडेंस, एज अ साक्ष्य इसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यह आपको याद रखना है सेक्शन 18 लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 19 की, ऋण लेखे या वसीयत संपदा का ब्याज लेखे का संदाय का प्रभाव। कि यदि कोई ऋण का लेखा जोखा है या फिर कोई भी वसीयत संपदा का लेखा जोखा है तो उसमें उस अमाउंट का यदि हम लोगों ने वह अमाउंट पे कर दिया है, उसका संदाय कर दिया है, तब उसका क्या प्रभाव होगा। तो किसी दायी व्यक्ति द्वारा जब इस प्रकार का संदाय कर दिया जाता है बहत काल के अवसान के पूर्व, जो भी मतलब एक परिसीमा काल है उसके ख़त्म होने के पूर्व यदि संदाय कर दिया जाता है तो नया परिसीमा काल उसी डेट से स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 20 की, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। तो यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अभिस्वीकृति दी जा रही है तो उस अन्य व्यक्ति को कम से कम प्राधिकृत तो होना चाहिए, तभी उसकी स्वीकृति वैलिड होगी या मान्य की जाएगी। तो इसमें 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, धारा 18 व धारा 19 जो हम लोग अभी पढ़ चुके, लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव, और सेकेंडरी ऋण लेखे या वसीयत संपदा के लेखे संदाय का प्रभाव। तो धारा 18 और धारा 19 सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता पद के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसमें याद रखना, निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति की दशा में उसका विधिपूर्ण संरक्षक, कोई व्यक्ति यदि निर्योग्य है तो उसका जो विधिपूर्ण संरक्षक है वह आएगा, सुपुर्दगार जिसको कि उसने सुपुर्द किया है, या फिर कोई प्रबंधक, उसका उस संपत्ति का कोई प्रबंधक है, या अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने या संदाय करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता। तो यह 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कोई भी निर्योग्यता से यदि ग्रस्त है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि या विधिक संरक्षक, उसके बाद सुपुर्दगार या जो उसका प्रबंधक है जो उसकी देखभाल कर रहा है, वह लोग एज अ विधिक अभिकर्ता काउंट किए जाएंगे और उनकी लिखित अभिस्वीकृति मान्य होगी। इसके बाद सेकेंडरी क्या है, जहाँ पे संयुक्त संविदाकर्ता हैं या संयुक्त भागीदार हैं या संयुक्त निष्पादक हैं या बंधकदार हैं। तो इनमें से किसी एक का जो हस्ताक्षर है या लिखित अभिस्वीकृति है उसको संदाय का प्रभार नहीं माना जाएगा। मतलब किसी एक व्यक्ति ने यदि लिखित अभिस्वीकृति दे दी है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह जॉइंट लायबिलिटी है, तो जॉइंट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 21 की, कि यदि किसी उसमें बाद में नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव। कि कोई यदि बात चल रहा है उसमें बीच में यदि कोई नया वादी या प्रतिवादी जोड़ दिया गया है या उससे हटा दिया गया है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। तो इसमें सिंपल सा आप लोगों को याद रखना है कि नया वादी या प्रतिवादी जब जोड़ा जाएगा तभी बात को संस्थित माना जाएगा। मतलब जब नया वादी जिस डेट को जोड़ा है या प्रतिस्थापित किया है उसी डेट को उस बात
की दिनांक मानी जाएगी या उस बात को संस्थित उसी दिनांक को माना जाएगा। इसके बाद भूल से यदि लोप हुआ है, यदि गलतीवश हम लोगों को याद नहीं रहा है कि इसका भी नाम हमें लिखाना था, तो फिर वहाँ पे पुराना जो समय है जब बात दायर किया गया था उसी समय सीमा को काउंट किया जाएगा। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, उपधारा 1 मतलब यह जो अभी बताया है मैंने, बात के लंबित रहने के दौरान हुए किसी हित या समनुदेशन, कोई हित है या फिर कोई समनुदेशन या न्यायगमन के कारण कोई पक्षकार बनाया जाए, कोई यदि उसका हित तो उसमें है या समनुदेशन है या न्यायगमन के कारण कोई नया पक्षकार जोड़ा गया है, तो उपधारा 1 वहाँ पे काम नहीं करेगी और उसको मान्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग धारा 22 की, चालू रहने वाले भंग या अपकृत कि जो कंटिन्यूसली चालू है, कोई भी भंग है, संविदा भंग है या फिर कोई भी अपकृत है, तो नया परिसीमा काल इस दशा में उस समय के दौरान प्रति क्षण चलना आरंभ होता है, जबकि ऐसा भंग या अपकृत चालू हो। नया परिसीमा काल तभी काउंट किया जाएगा जब तक ऐसा भंग या अपकृत जो है चालू है, तो उसको काउंट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग धारा 23 की, उन कार्यों के लिए प्रतिकर या बाद, प्रतिकर का बाद जो विशेष नुकसान के बिना अनियोज्य ना हो, कि उन कार्यों के लिए प्रतिकर का बाद जो विशेष नुकसान जिसमें नहीं हुआ है और अनियोज्य ना हो, तो जब बाद हेतु उद्भूत होगा जबकि क्षति होगी तभी से परिसीमा काल संगणित किया जाएगा, कि जब जिस दिनांक को क्षति हुई है उसी दिनांक से परिसीमा काल काउंट किया जाएगा, संगणित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 24 लिखितों में वर्णित समय की संगणना, तो भाई कोई भी लिखत है उसमें समय को किस हिसाब से हम लोग काउंट करेंगे, तो इसके लिए एक कैलेंडर बनाया गया है, ग्रीगोरियन कैलेंडर में जो भी समय सीमा दी गई है उसी के हिसाब से परिसीमा काल को काउंट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग भाग 4 की। भाग 4 में क्या है, कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 25, 26, 27, सेक्शन 25 to 27। सेक्शन 25 सुखाचार का चिरभोग द्वारा अर्जन, ठीक है। तो सबसे पहला याद रखो इसमें पॉइंट, प्रकाश और वायु के प्रवेश तथा अन्य सुखाचार का, जहाँ की प्रकाश आ रहा है या वायु आ रही है का प्रवेश तथा अन्य सुखाचार का 20 वर्षों तक बिना विघ्न के कारण यदि किसी ने उपयोग और उपभोग किया है, तब वह उसका जो अधिकार है वह आंतरिक और अजेय हो जाता है। मतलब उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, जो सुखाचार का अधिकार है उसको कोई नहीं छीन सकता है, इस यह प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। इसके बाद सेकंड क्या है हमारा, 20 वर्ष में अन्य कालावधि भी जोड़ी जाएगी जो 2 वर्ष के भीतर बात संस्थित के पूर्व हो। जब बात संस्थित किया गया है उसके 2 वर्ष के पूर्व की जो कालावधि है उसको भी काउंट किया जाएगा। इसके बाद यदि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की सरकार की संपत्ति है, तब उपधारा 1 में जो 20 वर्ष का समय बताया गया है वह समय हमारा 30 वर्ष का रहेगा, ठीक है। यदि 30 वर्ष तक किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे सुखाचार का उपभोग और उपयोग किया गया है तो फिर वह प्रॉपर्टी या कब्जे का स्वामित्व ले लेगा, उसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं रहेगी, बात दायर नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 26 की, अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन। जो अनुसेवी संपत्ति है उसके उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन क्या है, तो 20 वर्ष की अवधि में से 3 वर्ष अपवर्जित कर दिया जाएगा इसमें, जो कि 20 वर्ष का समय है अनुसेवी संपत्ति के लिए, उसमें 3 वर्ष अपवर्जित कर दिया जाएगा, जिसमें कि कोई सुखाचार उत्पन्न या उपभोक्त हो पारित किया जाएगा। मतलब हम लोगों को 17 वर्ष इसमें याद रखना है कि 20 वर्ष की समय सीमा में से 3 वर्ष हम लोग कम कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 27 की, संपत्ति के अधिकार का निर्वापित होना। तो एक जो भी समय सीमा है, परिसीमा काल जो दिया गया है, यदि उसका पर्यवसान हो जाता है, वह परिसीमा काल निकल जाता है, तब वहाँ पे जो भी जिसका भी उस संपत्ति पे अधिकार है, यदि वह उस परिसीमा काल में बात दायर नहीं करता है तो उसका उस संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह सिंपल सा हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग भाग 5 प्रकीर्ण, मिसलेनियस जो इसके प्रोविज़न हैं। तो सेक्शन 29 में व्यावृत्तियाँ दी गई हैं। व्यावृत्तियाँ क्या क्या हैं, सबसे पहला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की सेक्शन 25 पर प्रभाव नहीं होगा। मतलब इस बेयर एक्ट का इसके जो परिसीमा काल दिया गया है इसमें, वह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 25 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। सेकंड पॉइंट क्या है, विशेष या स्थानीय विधि द्वारा यदि कोई परिसीमा काल निश्चित किया गया है तो वहाँ पे भी इस बेयर एक्ट के अंतर्गत जो परिसीमा काल है उसको मान्य नहीं किया जाएगा।
थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, विवाह या विवाह विच्छेद विषयक या अन्यथा उपबंधित के सिवाय बाद या कार्यवाही पर लागू होंगे। तो विवाह और विवाह विच्छेद को हटा दो, उसके बाद जो भी बात है वहाँ पे है इसके उपबंध लागू किए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जिन राज्य क्षेत्रों में भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 लागू है। सुखाचार अधिनियम, तो सुखाचार का हमने भाग 4 पढ़ा है, सेक्शन 25, 26, 27। तो जहाँ पे सुखाचार अधिनियम है पहले से 1882 का, वहाँ पे इस लिमिटेशन या परिसीमा अधिनियम के सेक्शन 25, 26, 27 लागू नहीं किए जाएंगे। तो व्यावृत्तियाँ इसमें हमें 4 याद रखनी है, सेक्शन 29। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 30, वह काला अवधि लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा काला अवधि से कम है कि परिसीमा अधिनियम 1963 में जो परिसीमा अवधि बताई गई है वह लिमिटेशन एक्ट 1908 के बैरक्ट की कालावधि या समय सीमा से कम है। तो वहाँ पे क्या उपबंध है, तो इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि 7 वर्ष की अवधि या परिसीमा काल जो भी कम हो उससे ही परिसीमा काल माना जाएगा। तो 7 ईयर्स या उससे जो भी बिलो है, जो भी लो है, तो उसको ही परिसीमा अवधि माना जाएगा। और अपील या आवेदन में इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 90 दिन या परिसीमा काल जो भी कम है उसको ही, उस उपबंध को ही मान्य किया जाएगा, चाहे वह लिमिटेशन एक्ट 1963 में परिसीमा काल बताया गया हो, चाहे वह इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 का परिसीमा काल हो। तो 2 चीज़ें, 7 वर्ष या उससे कम का जो प्रोविज़न समय सीमा है, या फिर अपील और आवेदन की बात है तो वहाँ पे 90 दिन या उससे जो कम समय है उसको काउंट किया जाएगा या उसको वैलिड माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्शन 31 की, वर्जित या लंबित आदि बातों के बारे में क्या उपबंध है। तो इस अधिनियम की कोई भी बात इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 के अधीन बाद अपील या आवेदन जो कि इस अधिनियम के पूर्व संस्थित हों प्रभाव नहीं डालेंगे। मतलब लिमिटेशन एक्ट आया था हमारा 1963, ठीक है, 1 जनवरी 1964 हम लोगों को याद है इसको लागू किया गया था। तो जो 1908 के पहले बाद दायर किए गए हैं वहाँ पे इस बेयर एक्ट को या इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा या इसके उपबंध वहाँ पे लागू नहीं होंगे। तो यह नॉर्मल सी बात है। तो हम लोगों ने भाग 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के पूरे पढ़ लिए हैं, सेक्शन 31 तक हैं इसमें। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कुछ इसमें विशेष समय सीमा दी गई है जो कि सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लिमिटेशन एक्ट के अनुसूची में दिया गया है। तो उस पर हम लोग पूरा एक वीडियो उस पर बनेगा और तकरीबन 15-20 मिनट का ही वीडियो रहेगा। उसमें मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा कि जिस ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग आसानी से उस समय को याद रख सकते हैं, क्योंकि किसी में 12 वर्ष, किसी में 5 वर्ष, किसी में 1 मंथ, किसी में 7 ईयर्स, इस तरीके की समय सीमा दी हुई है और उसमें से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन हम लोगों को मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।